हाँ तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होता है। जैसे कि आपको पता है जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में दो तरह की चीजें होती है। कौन कौन सी? एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि सॉल्युबिलिटी जो है यहाँ पे आपका सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक क्या होता है, सॉल्वेंट। तो आप ये तो जानते हो ना कि हम सॉल्यूट को उठा के सॉल्वेंट के अंदर डाल देते हैं। सॉल्यूट उठाया और किस में डाल दिया, सॉल्वेंट में डाल दिया। तो जैसे ही आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, आप मिक्स करोगे और बन क्या जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मान करके चलना आप एक पर्टिकुलर मिठास का, एक पर्टिकुलर मीठा दूध पीना चाहते हो, तो आप दूध फिक्स रख के चीनी कम ज्यादा करोगे या चीनी फिक्स रख के दूध कम ज्यादा करोगे? तो भाई सिंपल सी बात है, चीनी फिक्स रख के दूध कम ज्यादा नहीं करते। क्या करते हैं, जो आपका दूध है वो फिक्स रखते हैं और चीनी कम ज्यादा करते हैं। तो जब भी मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है क्या कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की जब बात होती है ना, तो वो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट करी जाती है, कभी भी विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट नहीं करी जाती। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होता है कि आप सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपने पानी लिया, ठीक है, और आपने अल्कोहल ली। पानी और अल्कोहल कितना भी मिलाओ भाई वो मना ही नहीं करते क्या कि भाई मैं इतना नहीं मिक्स हो रहा, उतना नहीं मिक्स हो रहा। उसे कम पानी ज्यादा अल्कोहल, ज्यादा पानी कम अल्कोहल, सब चलता है। ठीक है, लेकिन हर सॉल्यूट हर एक्सटेंट तक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता। जैसे अगर आप चीनी, थोड़ा सा पानी लो और उसमें आधी किलो चीनी घोलो, तो भाई ऐसे थोड़े घुल जाएगी, क्योंकि सॉल्यूट जो है चीनी वो पानी के अंदर हर एक्सटेंट पे डिसॉल्व होता ही नहीं। तो यहाँ पे एक टर्म आती है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, मैंने दो बच्चों से कहा, मैंने कहा एक ए बच्चे को, मान लो कोई एक स्टूडेंट है ए और एक स्टूडेंट है बी। मैंने कहा भाई तुम्हारे को पानी लेना है, पानी लेना है और इसके अंदर क्या डिसॉल्व करना है, शुगर। बी को भी मैंने यही काम कहा, मैंने कहा कि भाई आपको भी पानी लेना है और क्या डिसॉल्व करना है इसमें, शुगर। तो हुआ क्या कि मान लो ये बंदा कहता है कि मैंने भाई 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर दी इन 1 लीटर वाटर, और इसने क्या कहा, मैंने 15 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर दी, 15 ग्राम इन 1 लीटर वाटर। कैसा पॉसिबल है कि एक बच्चा 10 ग्राम कर रहा है, एक बच्चा 15 ग्राम कर रहा है? तो भाई ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है? ये बच्चा थोड़ा ज्यादा तेज था, इसने क्या करा, जैसे ही पानी को डिसॉल्व करा, शुगर डिसॉल्व करा पानी में, जैसे उसने देखा शुगर घुलनी बंद हो गई, इसने थोड़ा सा ना हीट कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो आपको भी पता है टेम्परेचर बढ़ाते तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है शुगर की वाटर के अंदर। तो सिंपल सी बात ये है कि सॉल्युबिलिटी इस केस में इसकी तो 10 ग्राम पर लीटर आई और इसकी 15 ग्राम पर लीटर आई। तो भाई बात आती है कि सॉल्युबिलिटी क्या अलग अलग हो सकती है? नहीं, सॉल्युबिलिटी अलग अलग नहीं हो सकती। तो इस बात को ध्यान देना, जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, वो आपका पहली बात जो सॉल्वेंट है वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है, और टेम्परेचर भी फिक्स होना चाहिए। अगर मान ले दोनों ने टेम्परेचर फिक्स रखा होता, कोई हीट करने वाली बात नहीं होती, तो जितना ये डिसॉल्व कर रहा है उतना ये डिसॉल्व कर पाता। ठीक है, टेम्परेचर भी और प्रेशर भी फिक्स होना चाहिए। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या हो गई, यहां ध्यान देना, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in a specific। भाई सिंपल सी बात है, ज्यादा से ज्यादा आप कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर पाओगे पानी के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, और वो जो सॉल्वेंट का अमाउंट है वो फिक्स होना चाहिए, टेम्परेचर भी फिक्स होना चाहिए, प्रेशर भी फिक्स होना चाहिए। तो वो क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी। इट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी में मेरे को पढ़ना है क्या है, ये वाली बात मैं आपको बताता हूँ।
सॉल्युबिलिटी जैसे आपको पता है बच्चों, क्या आपको पता है कि अपने पास स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है, स्टेट्स अपने पास होती है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती है भाई, ध्यान देना, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, और क्या होती है, गैस होती है। तो हमारे को सॉल्युबिलिटी कौन कौन सी पढ़नी है, हम एक पढ़ेंगे, सबसे पहली सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड। किसमें पढ़ेंगे भाई, सॉलिड इन लिक्विड, ये पहली सॉल्युबिलिटी है जो हमें पढ़नी है। सेकंड पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड, क्या मतलब एक बार मैं सॉलिड को लिक्विड के अंदर डाल के वो करूंगा, क्या बोलते हैं, डिसॉल्व करूंगा, एक बार गैस को लिक्विड में डाल के करूंगा, और एक सॉल्युबिलिटी लास्ट पढ़ेंगे हम लिक्विड इन लिक्विड, ये थर्ड टाइप की सॉल्युबिलिटी है। तो ये तीन चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले अपनी क्या हो गई, यहाँ पर लिख देते हैं, we have to study 3 different types of solubility। ठीक है, we have to study 3 different types of solubility। सबसे पहले कौन सी है भाई, यहाँ ध्यान देना, सबसे पहली है सॉलिड इन लिक्विड। देखो तीनों केस में मेरा सॉल्वेंट जो है ना वो लिक्विड भी है, सॉलिड भी लिक्विड में डाला, गैस भी लिक्विड में डाला, और लिक्विड को भी लिक्विड में डाला। तो ये 3 डिफरेंट टाइप की सॉल्युबिलिटी में पढ़ाने वाला हूँ, सॉलिड इन लिक्विड, उसके बाद सेकंड हम कौन सी पढ़ेंगे, गैस इन लिक्विड, और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे भाई, लिक्विड इन लिक्विड। ये बात समझ रहे हो बच्चों आप, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सॉलिड इन लिक्विड वाली सॉल्युबिलिटी, ठीक है। इसे लिख लेना, मैं लेफ्ट वाला पोर्शन मिटा रहा हूं। तो देखो भाई, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉलिड इन लिक्विड, तो डिटेल स्टडी करते हैं, डिटेल्ड स्टडी। ये किसकी डिटेल स्टडी है, सबसे पहले सॉलिड इन लिक्विड। तो ध्यान देना भाई, सबसे पहला क्या है आपका, ले मान करके चलो आपके पास सॉलिड सॉल्यूट है, भाई ऑब्वियसली बात है, सॉलिड आपके पास क्या है, सॉल्यूट, और वो आप किस में डाल रहे हो, वो आप लिक्विड सॉल्वेंट में डाल रहे हो। ये लिक्विड आपका क्या होगा, लिक्विड हो गया सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्वेंट क्योंकि ज्यादा होता है और थोड़ा सा सॉलिड था, आपने इसमें डाला तो नेट जो आएगा वो लिक्विड सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पे आपका बन गया क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। तो हो गया ना, सॉलिड हमने किस में डाला, सॉल्वेंट में। एग्जाम्पल हम सॉलिड एंड लिक्विड का कुछ भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं इसका, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाएगा एक शुगर प्लस वाटर, एक एग्जाम्पल आ जाएगा मेरे पास नमक इन वाटर, NaCl प्लस वाटर। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल है जो हमारे को पढ़ना है। अब बच्चों एक बात बताओ, मान लो आप दूध पी रहे हो, ठीक है, मम्मी ने दूध दिया आपको पीने के लिए, अब जल्दबाजी में आपने क्या किया, चीनी डाल तो दी थी मम्मी ने, लेकिन उसे ऐसे स्टर नहीं किया, अगर उसे हिलाया नहीं तो होगा क्या, वो जो आपका चीनी थी वो नीचे बैठी रह जाएगी। तो होगा क्या, जब आप पियोगे तो ऊपर तो फीका फीका दूध होगा, जैसे जैसे नीचे नीचे आएगा एकदम से ज्यादा चीनी आने लगेगी, ज्यादा मीठा दूध लगेगा। तो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन तब तक नहीं बन, सिर्फ आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐसे डाल दो तो सॉल्यूशन नहीं बनता। जो आपका लिक्विड होता है, मान करके चलना ये आपका लिक्विड है, ये लिक्विड के अंदर क्या होते हैं भाई, कुछ स्पेसेस होते हैं लिक्विड के अंदर, स्पेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अरे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके मॉलिक्यूल के स्पेस को बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो अंदर के लिक्विड के स्पेस में मैंने क्या डाल दिया, जब तक मैं इस सॉलिड सॉल्यूट को ढंग से स्टर नहीं करूंगा तब तक ये सॉल्यूशन नहीं बनने वाला। तो याद कर ध्यान देना, जब सॉलिड सॉल्यूट, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है, डिसोल्यूशन। और मान करके चलना, अगर वो घुला हुआ सॉल्यूट बाहर आ जाए उस स्पेस से, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उससे बाहर आ जाए, तो सिंपल सी बात है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा,
कि भाई सिंपल सी बात है, जब तक चीनी आप घोल रहे हो, ठीक है, मान लो आपने पानी लिया, उसके अंदर आप चीनी घोलने लगे, घोलते 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 धीरे धीरे चीनी कम होने लग जाएगी। क्यों चीनी कम होने लग जाएगी? क्योंकि चीनी घुलती जाएगी इंटरमोलिकुलर स्पेस के अंदर। एक टाइम आएगा जब थोड़ी सी चीनी बच जाएगी, यार वो घुल ही नहीं पा रही, क्योंकि आपने चीनी शायद ज्यादा ली होगी, तो वो घुल ही नहीं पा रही। तो ऐसा नहीं है कि चीनी घुल नहीं रही है, घुल तो रही है इंटरमोलिकुलर स्पेस में, लेकिन जो पहले से घुली हुई है वो बाहर भी आ रही है। दोबारा सुनना मेरी बात, जब आपका सॉल्यूशन फुल एकदम सैचुरेट हो गया कि यार अब चीनी नहीं घुल पा रही, अब स्पेस ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता चीनी घुलती नहीं है, घुलती तो है लेकिन अंदर वाली बाहर भी आती जाती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम सैचुरेशन लेवल आ गया। एट सैचुरेशन लेवल, एट सैचुरेशन, यार जैसे तुम पढ़ाई कर रहे होते हो, 1 घंटा पढ़ा दिया मास्टर ने, 1.5 घंटा पढ़ा दिया, 2.5 घंटा पढ़ा दिया, अब तुम कहोगे भाई अब मेरे दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा। अब ऐसा थोड़े होता है तुम्हारे दिमाग के दरवाजे बंद हो गए, घुस रहा होता है, लेकिन अल्टीमेटली यही होता है, सर मत पढ़ाओ, नेट कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना जा रहा है उतना सब बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एट सैचुरेशन लेवल जब और सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर घुलना बंद हो जाता है, तो मैं कहता हूँ सॉल्यूशन का सैचुरेशन लेवल आ गया। तो एट सैचुरेशन लेवल होता क्या है, जो जितना चीनी डिसॉल्व हो रही होती है ना, उतनी ही चीनी बाहर भी आ जाती है। तो याद ध्यान देना, जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन होता है, वो किसके बराबर हो जाता है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई? तो अब ये वाला मामला आपका क्लियर है, ठीक है। अब आपको मैं पढ़ाता हूं क्या, कि जब सॉलिड सॉल्यूट आप लिक्विड में डालते हो तो उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। जैसे आपने चीनी आज तक पानी में घोली होगी, या आपने वो क्या बोलते हैं जो बनाता है, क्या बोलते हैं, जलेबी, जलेबी वाले को भी आपने देखा होगा। जलेबी में बेसिकली होता क्या है, जलेबी में बेसिकली ये होता है कि हम जलेबी बना देते हैं, उसके बाद जो चाशनी होती है ना, चाशनी, उसमें बहुत सारी शुगर मिली होती है, हद ज्यादा शुगर, हीट कर करके और ज्यादा शुगर डाली होती है, ठीक है। तो उसमें जो शुगर डली होती है, कभी कभी नोटिस करना, पता नहीं तुम नोटिस करोगे नहीं करोगे, जब चाशनी वो ठंडी होने लगती है ना, तो ऊपर है ना एक चीनी की परत सी बन जाती है। क्यों परत बन जाती है? क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पर तो वो चीनी डिसॉल्व थी, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ, वो चीनी वापस से क्रिस्टलाइज हो गई और ऊपर एक परत सी बन गई, ठीक है। अब वो जितना ठंडा होता जाएगा, परत उतनी मोटी होती जाएगी। तो आपको ये लग रहा होगा कि यार टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, जब मैं सॉल्वेंट को या सॉल्यूशन को हीट करता हूं तो ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ पे लिख लो कि हम टॉपिक पढ़ के आ रहे हैं। टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। लिखो भाई टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility of solid in liquid। भाई ऑब्वियस सी बात है, आप पढ़ क्या रहे हो, आप सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हो, किसकी, सॉलिड की लिक्विड में, तो ये आप पढ़ रहे हो। अब इस चीज को ध्यान देना, हमें ये लगता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, हमेशा ऐसा नहीं होता। ध्यान दो, दो तरह के ना प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझा देता हूँ। और प्रोसेस क्या होता है, यहाँ ध्यान देना। मान करके चलो कोई, मान लो मैं प्रोसेस हूँ, मैं कुछ काम करता हूँ, लेकिन मैं काम तब करता हूँ जब मैं हीट एब्जॉर्ब करता हूँ। तो जब कोई ऐसा प्रोसेस हो ना जो बाहर से हीट ले और फिर हो, जैसे पानी उबल क्या अपने आप जाता है, भाई पानी तब तक नहीं उबलेगा जब तक आप उसे नीचे से हीट नहीं करोगे। अगर आप उसे हीट कर रहे हो तो पानी का उबलना, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो वो हो गया एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या कि जो हीट हो रही है जब वो एब्जॉर्ब करेगा तब ऑब्वियस ही बात है उबलेगा। और मान करके चलो अब बर्फ है, बर्फ को आपको बनाना है, पानी है, पानी में से पानी को आप हीट दोगे तो वो बर्फ बनेगा, या उसमें से हीट रिमूव करोगे तो बर्फ बनेगा। तो बर्फ का बनना हीट रिलीज करना, ठीक है, और पानी का उबलना मतलब हीट गेन करना। तो दो तरह के प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले आप प्रोसेस तसल्ली से समझ लो। एक होता है आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन से होते हैं? द प्रोसेस दैट अकर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, या होते हुए हीट को एब्जॉर्ब करे। द प्रोसेस दैट अकर बाय एब्जॉर्बिंग हीट, ठीक है, या जो हीट गेन करता हो, है ना, हीट इज कॉल्ड, भाई
एंडोथर्मिक प्रोसेस इज कॉल्ड, अरे लिख लियो यार यहाँ पर, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आता है आपका क्या, ये मिटा देता हूँ। ऐसे ही आपका क्या आ जाता है एक्सोथर्मिक, ले एक्सोथर्मिक की भी डेफिनेशन यही चिपका ले, क्या हो जाएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये आपका होता है द प्रोसेस। देख ऊपर वाली लाइन ऊपर वाली को कॉरस्पॉन्ड करेंगे, नीचे वाली को। द प्रोसेस दैट अकर बाय रिलीजिंग हीट इज कॉल्ड, और यहां पर आपका आ जाएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कोई लोचा यहां तक? कोई भी लोचा नहीं। अब इस चीज को आप समझो, ये राइट वाला हटाता हूं, इसका सिंबल समझा देता हूं। जैसे यहां पर ध्यान देना भाई, जो हीट होती है ना, मैं उसको H से शो कर रहा हूं। वैसे ये H एक्चुअल में हीट से नहीं आया, ये H आपकी इंथैल्पी होती है। क्या होती है H? इंथैल्पी। ठीक है, तो अब यहां ध्यान देना, जैसे बच्चों आपको पता है, आप किसी को पेमेंट करते हो पेटीएम से या गूगल पे से, आप पेमेंट करते हो, तो जब आपके अकाउंट से पैसा कटता है, तो मान लो आपने 2000 रुपए खर्चे, तो वो प्लस 2000 दिखाएगा या माइनस 2000 दिखाएगा? आपने 2000 खर्चे तो माइनस 2000 दिखाएगा, और अगर किसी ने दिया आपको तो प्लस 2000 दिखाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब हमारे अकाउंट से पैसा कटता है तो नेगेटिव उतना नंबर दिखाता है जितना कट गया, और जब ऐड होता है तो प्लस दिखाता है जितना ऐड हो गया। तो समझना, ये आपका एक सिस्टम है। अगर इसने हीट, इसके पास पहले से कुछ हीट होगी, मान ली इसके पास पहले से कुछ हीट है, तो अगर इसने हीट एब्जॉर्ब करी, तो अब इसकी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद बढ़ जाएगी ना भाई। दोबारा समझो मेरी बात, ये एक चीज है जिसके पास पहले से थोड़ी हीट है, अगर इसने हीट एब्जॉर्ब करी तो इसकी हीट बढ़ जाएगी, और अगर इसने हीट रिलीज करी तो इसकी हीट क्या हो जाएगी? घट जाएगी। भाई सेम चीज थी, एक ने हीट एब्जॉर्ब करी, हीट ज्यादा हो गई, एक ने हीट रिलीज करी, हीट कम हो गई। तो जिसने एब्जॉर्ब करी उसका हीट प्लस में दिखाऊंगा या माइनस में? ऑब्वियस ही बात है प्लस में। क्यों प्लस में दिखाऊंगा? क्योंकि अकाउंट में पैसा आना प्लस से दिखाया जाता है, माइनस से नहीं दिखाया जाता। इस वाली बात को आप समझ लेना। तो यहां पर आ जाना भाई, हीट लिख लो आप। क्या होता है? हीट को H से लिखते हैं, H एक्चुअल में एंथैल्पी होता है। ठीक है, तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा? चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, मान करके चलो किसी ने हीट गेन किया, तो चेंज इन एंथैल्पी हो गया पॉजिटिव, और किसी ने हीट रिलीज किया तो चेंज इन एंथैल्पी क्या हो गया? नेगेटिव। इसे मैं लिख देता हूं हीट गेन, ठीक है, और इसे लिख देता हूं हीट रिलीज। ठीक है, अब आप सोच करके देखो, किसी का ऐसा आ रहा है, कोई एक प्रोसेस है जिसका डेल्टा एच आ रहा है -40 किलो जूल पर मोल, -40 किलो जूल। तो -40 किलो जूल का मतलब क्या है? उसने 40 किलो जूल लूज किया या गेन किया? नेगेटिव है ना यार, नेगेटिव का मतलब होता है अपने पास से चले जाना। ठीक है, अपने पास से चले जाना, एक्सो होना, हट जाना। द प्रोसेस दैट अकर बाय रिलीजिंग हीट। तो अगर प्रोसेस रिलीज कर रहा है हीट, तो कैसा प्रोसेस हो गया? तो ये वाला प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक हो गया। और किसी का पॉजिटिव आ रहा होगा तो वो कैसा हो गया? वो आपका एंडो हो गया, मतलब ये एंडो हो गया और ये वाला आपका एक्सो हो गया। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रोसेस आपका एक्सो या एंडो में क्या कंडीशन होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई लोचा हो तो बताओ भाई, बोल। ठीक है, बताओ ना भाई, कोई चीज ना समझ में आए मेरे को बताना। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। वी नो दैट, ये वो चीज बता रहा हूं जो हमें लगता है कि होती है मगर होती नहीं। यहां ध्यान दे, वी नो दैट सॉल्युबिलिटी ऑलवेज इंक्रीजेस। ये क्या लिखा हुआ है? आगे शो करूंगा, इसे इंक्रीजेस लिखा हुआ है। इंक्रीजेस लिखना होगा ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा इंक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग, ये क्या लिखा है? इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हमारे को ये लगता है कि सॉल्युबिलिटी हमेशा क्या होती है? इंक्रीज होती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस वाली बात पे ना काटा मार दे भाई, इस वाली बात पे क्या कर दे? काटा मार दे। पता है क्या होता है? जो प्रोसेस, देखो
जो डिसॉल्व होने वाला प्रोसेस है ना, किसी केस में वो होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस और किसी केस में वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मेरी बात दोबारा सुनो, बच्चों को ना बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है किसमें, कि बच्चे को एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक नहीं समझ में आ रहा होता। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे तुम बताओ चाय कब बनेगी, जब चाय का वो जो कंटेनर है वो हीट लेगा या देगा। ऑब्वियस सी बात है, हीट हम उसे देंगे, वो कंटेनर हीट लेगा तभी चाय बनेगी। तो सोच करके देखना, जो प्रोसेस एंडोथर्मिक है, जैसे चाय बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो वो हाई टेम्परेचर पे बढ़िया चाय बना के देगा या एकदम लो टेम्परेचर पे। भाई ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है मतलब हीट मांग रहा है, तो हीट मांग रहा है तो हीट दो ना, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ। तो याद रखना, जितने भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो हीट देने पर होते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर होते हैं। तो याद रखो भाई इस बात को, कि पहली बात हमारे को लगता है सॉल्युबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, इंक्रीज होती है, और इंक्रीजिंग टेम्परेचर हमेशा ऐसा नहीं होता। डिपेंड करता है कि डिसोल्यूशन प्रोसेस आपका क्या है। अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक हुआ तो ही टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, वरना घट जाएगी। तो ये वाली बात मैं लेफ्ट में लिख देता हूं, ये मिटा रहा हूं सारा। लिखो भाई, डिसोल्यूशन प्रोसेस may be एंडो और एक्सो। भाई हो सकता है कि जो डिसॉल्व होने वाला प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। तो याद रखना, अगर इफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, ठीक है, तो डेल्टा एच जो होगा सॉल्यूशन बनने का, उसे कैसे शो करेंगे, डेल्टा एच सॉल्यूशन, वो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव होगा। और इफ डिसोल्यूशन इज एक्सो, अगर एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या होगा आपका, डेल्टा एच सॉल्यूशन होगा नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, और इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी घटेगी। यार खुद सोच करके देखो, एक इंसान है जो चाहता है मैं हीट रिलीज करूं, आप उसे देते जाओगे हीट, देते जाओगे, वो आदमी गुस्सा नहीं हो जाएगा। आप कश्मीर में कोई आदमी रहता हो, ठीक है, जम्मू कश्मीर में रहता हो, ठंडे प्रदेश में रहता हो, वो आदमी ठंडे में रहने के लिए एकदम कंफर्टेबल हो चुका है। अब तुम उसे किसी केरल जैसे इलाके में छोड़ दोगे तो परेशान हो जाएगा ना। तो कोई से ठंडे में रहने वाले आदमी को बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं दी जाती, उसे जितना ठंडा दोगे ठीक रहेगा। तो वैसे ही होता है, अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है, हीट मांग रहा है, तो आप उसको टेम्परेचर दे दो, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, वो टेम्परेचर रिलीज मतलब हीट रिलीज करना चाहता है, तो भाई उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो समझ में आया कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है। अब एक नेक्स्ट लिखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, ऑन solubility of solid in liquid, अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताओ सॉलिड या लिक्विड कोई भी हम प्रैक्टिकली कंप्रेस कर सकते हैं क्या। प्रैक्टिकली मतलब माना कि सॉलिड को थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत हल्का फुल्का, पानी कोई लिक्विड है उसे भी बहुत हल्का फुल्का कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अगर मैं पर्पज से देखूंगा ना, डिसॉल्व कर रहा हूँ वगैरह, तो मैं बहुत ज्यादा उसे कंप्रेस नहीं कर सकता। तो इसी वजह से गैस ठीक ठाक कंप्रेस हो सकती है। आप एक बलून लो, उसके अंदर गैस भर दो, उसे देखो आप कंप्रेस कर पाओगे, ठीक है, लेकिन किसी चीज में लिक्विड भरा है वो आप कंप्रेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आना, लिखो प्रेशर हैज no effect on solubility of solid in, ठीक है जी। तो ये आपका दिस वाज ऑल अबाउट द solubility of solid in liquid।
इतना आपका क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ तक देख लो, फिर आगे चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, देख सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड हो गया, अब नेक्स्ट आएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड। सारा ही मिटा देता हूँ, मिटा दूँ, मिटा देते हैं यहाँ जाकर। चलो भाई स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। देखो भाई सेकंड डिटेल स्टडी कर रहे हैं किसकी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में क्या हो जाएगा, यहां पर आप समझना थोड़ा सा। जैसे मान करके चलो, एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल ले लो। आपको पता है जो कोका कोला होती है उसके अंदर गैस होती है। आपको कौन सी कोका कोला बढ़िया लगती है, कोका कोला, स्प्राइट, फैंटा, मिरिंडा, थम्स अप, जो भी अच्छी लगती है, कौन सी अच्छी लगती है, गैस वाली या बिना गैस वाली? देखना अगर कोई कोक एक दिन पुरानी हो जाए, ठीक है, 2 बार 3 बार खुल चुकी है, तो उसके अंदर की सारी गैस उड़ जाती है, एंड में बचती है मीठी मीठी सी कोक बचती है। तो सिंपल सी बात है, जो CO2 होती है ना, जो CO2 होती है वो कोक के अंदर डिसॉल्व होती है, तो वो गैस वाली रहती है। CO2 सारी बाहर निकल गई, ऐसे हमने एक बार खोला, थोड़ी सी निकली, फिर बंद कर दिया, थोड़ी देर बाद दोबारा खोला, फिर फिस और गैस निकल गई, तो ऐसे फिस 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 करके सारी की सारी गैस निकल जाएगी। तो आप जितनी बार कोक के वो बॉटल को खोलोगे, थोड़ी थोड़ी गैस बाहर जाती जाएगी, और एंड में होगा क्या, आपकी सिर्फ कोक कोक रह जाएगी, गैस होगी नहीं, मीठी मीठी कोक बचेगी। तो सिंपल सी बात ये है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड का एक सिंपल सा एग्जांपल है, और CO2 इन कोका कोला। तो लिख भाई, एग्जांपल क्या हो गया, CO2 इन कोका कोला, ठीक है। और एग्जांपल आपको बताता हूं, ठीक है, एक और, ये तो पहला एग्जांपल हो गया, एक और एग्जांपल ले ले, ऑक्सीजन इन वाटर। तुम्हें पता है पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, ठीक है, और तुमने कभी उबला हुआ पानी पिया है? उबले हुए पानी का ना टेस्ट अजीब सा लगता है। अगर कोई उबला हुआ पानी तुम्हारे को पीने को दे, तो तुम क्या कहोगे कि यार उबला हुआ पानी है ना, टेस्टी सा नहीं, टेस्टी सा मतलब उसका अजीब अजीब सा टेस्ट लगता है। वही ठंडा हो जाता है तो फिर क्या होता है, बेसिकली होता है क्या, ठंडा पानी अपने को टेस्टी लगता है, और उबला हुआ पानी कोई दे दे पीने को तो वो टेस्टी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है ना, अगर आप उसे हीट करोगे तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन उड़ जाएगी। जब वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन उड़ गई तो सिर्फ पानी पी रहे हो बेटा, उसके अंदर की डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन तो जा चुकी है, इसलिए टेस्ट अलग अलग सा लगता है। तो अगर कोई पूछे कि हाँ भाई ऑक्सीजन का टेस्ट अच्छा लगता है, तो हाँ ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन पानी में डली है, मेरे को तो टेस्ट बढ़िया लग रहा है उसका, ठीक है। तो आ जाते हैं CO2 इन कोका कोला वाली बात करते हैं। इस चीज को समझना, पहले एक्सपेरिमेंट में आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद इसके स्टेटमेंट वगैरह लिखवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, ये आपका कंटेनर है एक, और ऐसा ही एक और कंटेनर है यहाँ पर। ये दोनों कंटेनर तुम्हें शायद हो सकता है अलग साइज के लग रहे हो, लेकिन है दोनों सेम साइज के, मेरे से बना नहीं ढंग से। इसके अंदर हमने क्या डाल रखा है, इसके अंदर हमने वो डाल रखा है, क्या बोलते हैं, पानी डाल रखा है। मान लो ग्रीन कलर का, ये रेड कलर का क्या है भाई, रेड कलर का पानी है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, ये पानी है, ठीक है। अब एक ये हमारा पिस्टन था, और ये पिस्टन ना मूव कर सकता है, क्या है भाई, ये वाला पिस्टन आपका मूव कर सकता है। और इस वाले पार्ट में ना गैस है, देखो इस वाले पार्ट में क्या है, ये हमारी गैस है, ठीक है, ये हमारी गैस के पार्टिकल्स हैं। और ऑब्वियसली बात है, जब ये गैस के पार्टिकल हवा में है, थोड़े बहुत गैस के, मैं बहुत ज्यादा नहीं कह रहा, थोड़े बहुत गैस के पार्टिकल इसके अंदर भी डिसॉल्व होंगे, ठीक है। ये थोड़े बहुत गैस के पार्टिकल मान लो इसके अंदर पहले से डिसॉल्व है। तो आप सोच करके देखना सॉल्यूशन कौन सा है, ये सिर्फ जो हवा में गैस है, या फिर जो गैस पानी के अंदर है, पानी है, कोई अदर लिक्विड है, आई डोंट केयर अबाउट कौन सा लिक्विड है। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो गैस इस पानी के अंदर डिसॉल्व है ना, ये सॉल्यूशन है, ऊपर तो सिर्फ हवा ही हवा है भाई, ठीक है। तो दिस इज योर गैसियस सॉल्यूशन, जिसमें क्या है आपका, नहीं मतलब है तो लिक्विड सॉल्यूशन ही, लेकिन गैस एंड लिक्विड वाला है, गैस इसमें डिसॉल्व है। अब अगर ये पिस्टन को मैं ऊपर से यूं दबाता जाऊं, तो गैस बेचारी कहेगी नहीं अबे क्यों दबा रहा है। दोबारा सुन,
ये वाला जो पिस्टन है अगर इसको मैं नीचे दबाता जाऊं तो ये गैस के पार्टिकल प्रेशराइज होंगे, ये नीचे 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 बेचारे आते जाएंगे, तो गैस पार्टिकल कहेंगे नहीं अबे क्यों दबा रहा है ऊपर से, हवा में रहना मुश्किल कर दिया। ठीक है, तो देख सिनेरियो कुछ ऐसा हो जाएगा कि पिस्टन आप ऊपर से लगा रहे हो प्रेशर, प्रेशर ऊपर से अगर लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये पास में आ जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, ये आपके पार्टिकल्स पहले अच्छे खासे जगह वो ऑक्यूपाई कर रहे थे, अब ये छोटी सी जगह थी। भाई ये देख, ये 5 पार्टिकल तो पहले से डिसॉल्व थे। भाई ये वैसे ही बना देता हूं, ये और ये 5 पार्टिकल तो पहले से ही डिसॉल्व थे। जब ऊपर आप प्रेशर बढ़ाओगे, ऊपर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ये वाली जो गैस है ये ज्यादा डिसॉल्व होगी इस वाले केस से या कम होगी? ऑब्वियस सी बात है भाई, ऊपर जितने पार्टिकल्स थे अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे ना तो नीचे पार्टिकल्स क्या होंगे, क्योंकि आपने ऊपर तो उन पार्टिकल्स का रहना दुभर कर दिया। मैं तो कहता हूं इसे और दबा दे गैस की वो सारी की सारी गैस नीचे आ जाएगी। नहीं आ रही बात समझ? मेरी बात दोबारा सुनना भाई, मैंने सिंपल से एक बात कही कि ये जो आपका कंटेनर था इसमें आपने पिस्टन रखा हुआ था, ऊपर कुछ गैस थी, थोड़ी बहुत गैस अंदर डिसॉल्व थी, हल्की फुल्की, बहुत ज्यादा नहीं थी। आप इसको प्रेशर लगा के दबाते 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 चलेगा गैस ही, जब गैस नीचे आने लगेगी वो कहेगी यार ये तो ऊपर सांस लेना दुभर कर दिया, गैस का ही सांस लेना दुभर कर दिया भाई साहब। तो यहाँ पर ध्यान दे, तो ये जो पार्टिकल है अगर तुम और दबा दोगे ना सारे के सारे ये सरफेस पर टच करवा देना इसको, पिस्टन को, सारे के सारे गैस के पार्टिकल जबरदस्ती यहाँ आ जाएंगे। अब पार्टिकल क्यों यहाँ आएंगे इस बात को समझो, क्योंकि जो पार्टिकल है ना वो कहेंगे कि यार यहां सांस लेना तो मुश्किल हो गया मेरा। अब इस पानी के अंदर या इस लिक्विड के अंदर ना इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं, गैस कहते हैं चल यार वहीं चलते हैं बैठ की, कुछ कम से कम शांति से बैठ तो नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि पानी कंप्रेस नहीं होने वाला, हवा कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला मामला है। तो कुल मिलाकर के ये जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड है ना, ये बेसिकली कहती क्या है कि अगर आप प्रेशर ऑफ गैस, ये आपका लिक्विड है या सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी। ठीक है, तो इस बात को लिखते हैं, और यही हमारा एक लॉ है जिसका नाम है हेनरीज लॉ। तो यहां पर ध्यान दो, हेनरीज लॉ क्या कहता है? हेनरीज लॉ क्या कहता है? ये वाला हेनरीज लॉ, इस बात को समझना कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ गैस above the liquid और सॉल्यूशन सरफेस। भाई सिंपल सी बात है, ये लिक्विड है प्योर या सॉल्यूशन है क्योंकि थोड़ी बहुत गैस इसके अंदर मिक्स है। अगर आप इस सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की चाहे जबरदस्ती ही इंक्रीज हो, लेकिन इंक्रीज तो होगी ना। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड और सॉल्यूशन सरफेस, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन सरफेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड विल इंक्रीज। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? मतलब मान करके चलना, ये देखो आपको मैं पहले मोल फ्रैक्शन पढ़ा चुका हूँ। मोल फ्रैक्शन क्या होती है? ठीक है, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, ये आपके गैस पार्टिकल है, ये वाले आपके क्या है? ये वाले आपके गैस पार्टिकल है, ठीक है, और ये रेड वाला क्या है? ये रेड वाला आपका लिक्विड पार्टिकल है, लिक्विड पार्टिकल। इस बात को तो जल्दी से समझना, गैस पार्टिकल है, लिक्विड पार्टिकल है। गैस को जब आप पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे, ठीक है, तो थोड़ा अमाउंट गैस का हो गया, थोड़ा अमाउंट लिक्विड का हो गया, तो दोनों का गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है, तो और नंबर ऑफ मोल्स के बाद दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो ध्यान देना, मान करके चलो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 5 है, ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 5 है, और नंबर ऑफ मोल ऑफ लिक्विड कितना है? नंबर ऑफ मोल ऑफ लिक्विड 10 है, नंबर ऑफ मोल ऑफ लिक्विड 10 है। तो अब समझना भाई, सिंपल सी बात क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कितना आ गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ लिक्विड। कितना आ गया? 5 अपॉन में 5 प्लस 10, ये वैल्यू आ गई 5/15। अब 5/15 वैल्यू सॉल्व करके देख लेते कितनी आएगी? 1/3, वैल्यू आई 0.33। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कितना निकल के आया बेटा? 0.33। अब जब आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो
तो ऑब्वियसली बात है गैस के मोल्स बढ़ेंगे। अरे यार गैस भाई नंबर ऑफ मोल ऑफ लिक्विड अब भी कितना रहेगा, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ लिक्विड अब भी 10 मोल रहेगा, ठीक है। इनके आगे मोल्स लिख सकते हो क्योंकि ये मोल्स है। अरे एक आर्बिट्रेरी वैल्यू ले ली, कितना मोल कितने मोल में डिसॉल्व है, तो नंबर ऑफ लिक्विड तो उतनी रहेगी ना, लेकिन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इंक्रीज हो जाएंगे। मान लो 10 की जगह कितने हो गए, 10 की जगह आपका हो गया ये 5 था, ये 5 के बाद ये वाला आपका हो गया 20, ठीक है। आपने और गैस डिसॉल्व कर दी, 20 मोल हो गए। तो अब चेक कर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कितना आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आपका आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ लिक्विड। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 20 अपॉन में 20 प्लस 10 कितना हो गया 30। तो ये वैल्यू 2 से ये कट गया, 0 से 0, तो ये आ गई वैल्यू 0.66। तो चेक करके देखना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कहाँ ज्यादा है आपकी, जहां प्रेशर ज्यादा था, जहां प्रेशर कम है। ऑब्वियस ये बात है जहां प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। तो मैं ये भी कह सकता हूं, जैसे मैंने बताया ना हेनरीज लॉ क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड सरफेस सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। अरे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी तो बढ़ेगा। मैं कहता हूं गैस की और ज्यादा गैस डिसॉल्व कर दे तो पता चलेगा एक टाइम पे लिक्विड कम पड़ गया, गैस का ही फ्रैक्शन ज्यादा हो रहा है। समझिए बात। तो इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसी को हेनरीज लॉ को ही ले, हेनरीज लॉ लिख देता हूं यहां पर, हेनरीज लॉ। और हेनरीज लॉ लिखने के साथ मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, देख कि द मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन पूरा लिख ले भाई लिख ले, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड है will be directly proportional to चेक करना, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एंड लिक्विड है विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल, अभी बता दो पार्शियल क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड और सॉल्यूशन सरफेस। इस बात को आप लोग समझो भाई, जो आपका मोल फ्रैक्शन है गैस का जो मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। पता है ये जो प्रेशर ऑफ गैस है ना, इस गैस प्रेशर, अरे यार प्रेशर ऑफ गैस को सिंपली पार्शियल प्रेशर लिख दिया यार। जैसे मैं तुम्हारे को क्या बताऊं, सीधा साधा हम इसको क्या बोल रहे थे, प्रेशर बोल रहे थे, लेकिन अभी हम इसको क्या बोल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं। तो वही वाली बात हो गई कि पार्शियल प्रेशर आप जितना इंक्रीज करोगे, इधर ध्यान देना, ये जो आपका पार्शियल प्रेशर है, आप पार्शियल प्रेशर को जितना इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, जो मोल फ्रैक्शन होगा गैस का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस बात को आप समझना, हेनरीज लॉ को अब मैं आपको यहाँ टर्म्स में लिखवा देता हूँ। क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, है ना। ऑब्वियसली बात है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एंड लिक्विड बढ़ता जाएगा, तो अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन इसको हटा देते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH, ये KH आपका गैस का ही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH ऑफ गैस, X ऑफ गैस। अब इस बात को समझना आप लोग कि सिंपल सी बात है यार, जैसे मान लो एक घर में एक है आलोक तिवारी, एक है आभा तिवारी, एक है अखिलेश तिवारी। तो यार सिंपल सी बात है, सबको यूं थोड़े बोलेंगे आलोक तिवारी तुम इधर आओ, आभा तिवारी तुम इधर आओ, अखिलेश तिवारी तुम इधर आओ, ठीक है। अरे सीधा बोलेंगे आभा इधर आ, आलोक इधर आ, अखिलेश इधर आ। देख सिंपल सी बात है, सबको तिवारी 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 बोलना जरूरी है क्या। तो यहाँ पर समझो आप, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर भी गैस का है, KH भी गैस का है और मोल फ्रैक्शन भी गैस का है। तो वैसे कुछ क्यों बार बार तुम सबको गैस 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 अलग बोल रहे हो, हटाना है गैस वर्ड, मुझे पता लग गया तुम सारे गैस के हो। तो प्रेशर इज इक्वल टू KH X, ये आया आपका, और ये KH आपका क्या है, ये आपका है हेनरीज कांस्टेंट। क्या है आपका ये, हेनरीज कांस्टेंट। इस वाली बात को आप समझना कि प्रेशर इज इक्वल टू KH X, हेनरीज कांस्टेंट। अब जो ये आपका हेनरीज लॉ की डेफिनेशन हो गई, ठीक है, यहां तक कर लो। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराता हूं, ठीक है।